Q&A session. For Q&A session, I will like to invite Ashish. Can we have Ashish here? Yes, we can have a round of applause for Ashish. ये हमें help करेंगे for Q&A session. Q&A session के साथ साथ I think ये जो जहाँ पर हम ज़्यादातर errors करते हैं उसके बारे में भी आशीष हमें बताएंगे in detail about errors, grave errors. Yes, Ashish, all to you. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Very good. First thing, हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे डीडीजी थे, सीईओ सर थे, सब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. बहुत अच्छा हमने डेटा का एनालिसिस देखा, कितने रिजेक्शंस होती है, इंडिविजुअल कितना है, इनरोलमेंट कितनी रिजेक्शन होती है, अपडेट कितना होता है. सो ओवरऑल एक आधार का हमारे पास एक बहुत अच्छा पिक्चर हमारे सामने रेडी हो चुका है कि जिससे कि हमें जो बेसिक डिटेल्स है और इनरोलमेंट एंड अपडेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ हमें समझ में आ चुकी है. इस सेशन के बाद हम 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन कहाँ होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि रिजेक्शन ना हो. तो आपके स्क्रीन पे जो अभी एक QC पोर्टल दिख रहा है, ये एक ऐसा हमारे पास पोर्टल होता है. जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है. लेफ्ट साइड में रेसिडेंट का फोटो है, उसके नीचे उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स है. सेंटर में आप जो टैब्स में जो आप रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो आता है. राइट साइड में हम उसको एरर कैटेगरी में मार्क करते हैं. अगर सब कुछ सही है तो करेक्ट, अगर किसी भी एरर में वो फॉल कर रहा है तो हम उसको उस एरर कैटेगरी में मार्क करेंगे. दिस इज हाउ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द QC विल गो ऑन. ठीक है, मैं इस चीज़ को क्यों दिखा रहा हूँ, आप ऊपर देखिए फोटो, HOF, POI, POA, POR एंड POB. ये आपके पास 4 से 5 टैब है. आप लोग क्या करते हैं कि जब कोई न्यू इनरोलमेंट होता है, मान लीजिए किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर POI, POA एंड POB, राइट? वैलिड है? यस और नो? अब आप क्या करते हो कि किसी एक टैब में उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देते हैं, रिमेनिंग टैब को आप छोड़ देते हैं फॉर द न्यू इनरोलमेंट. हमारे पास क्या होता है, वो एक टैब में हमारे पास POI आ गया. हम जब दूसरे टैब में गए तो POA है ही नहीं, POB है ही नहीं. हम क्या करें उसको फिर? अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट दैट पैकेट. हमको उसको अल्टीमेटली रिजेक्ट करना पड़ता है उस इनरोलमेंट को. मैं इसको क्यों आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं, क्योंकि आप जब भी कोई इनरोलमेंट करो, कोई भी न्यू इनरोलमेंट हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट सारे टैब्स में एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उसको उतने बार स्कैन करके उतने टैब्स में आप अपलोड करो. एक मिनट, क्वेश्चन से बाद में लेंगे. इसमें आपका जब आप सारे टैब्स में जब तक आप नहीं दोगे तो हमें ना टैब वाइज डिसीजन लेना होता है. किसी भी एक टैब में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट गलत होगा और उसमें जैसे ही हमने कोई एरर मार्क किया, आपका ओवरऑल जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो जाता है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. आपको ये शायद फील्ड में नहीं समझ में आती होगी, बट दिस इज द रियलिटी. हमें क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में हमारे ईच POI, POA, POR के अगेंस्ट में हमारा एक रिपोजिटरी स्टोर होता है जिसको आप CIDR बोलते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी. अगर हमने किसी एक POI डॉक्यूमेंट में आपने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो कि POA के लिए भी एप्लीकेबल है, POB के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कल को अगर मैंने न्यू इनरोलमेंट सेग्रीगेट करके मैंने डेटा निकाला डेटाबेस से, तो हमारे पास सिर्फ उस इनरोलमेंट ID का POI आएगा. उसके साथ क्या POB लगा हुआ है, क्या POA लगा हुआ है, हमें नहीं पता चलता.
एंड एट द एंड जब आप बोलते हो कि ये रिजेक्शन हो गया या आरओ हमें रिक्वेस्ट भेजते रिजेक्शन एनालिसिस कीजिए इसका क्यों रिजेक्ट हुआ, हमारे पास वो डेटा नहीं होता क्योंकि आपने एक ही टैब में सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। न्यू इनरोलमेंट में आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 99.6% पॉपुलेशन इंडिया में सबके पास आधार है और जो न्यू इनरोलमेंट है वो मेजरली 0 to 5 ईयर्स के लिए ही है। अगर अभी भी कोई ग्रेटर देन 18 ईयर्स के पास आधार नहीं है और वो इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनका एक एक डॉक्यूमेंट POI, POA एंड POB सब कुछ वेरीफाइड होना चाहिए। एक जगह भी अगर आपको सस्पिशियस अगर लग रहा है तो आप उसका इनरोलमेंट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। कोई लीनियंसी नहीं, कोई लीवरेज नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए तभी हम उसको इनरोल करेंगे फॉर स्पेसिफिकली फॉर द न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ ग्रेव एरर्स है जो स्टार्टिंग से कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक एरर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ आपके ग्रेव एरर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेनलाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सस्पेंशन जो भी 10,000 15,000 की पेनल्टी लगती है। ये जो आपके एरर कैटेगरीज हैं, इस एरर कैटेगरी में जब भी आपके कोई पैकेट रिजेक्ट होती है वो उसको ग्रेव एरर माना जाता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, फोटो ऑफ फोटो, एज मिसमैच, फिर आपका चाइल्ड फोटो मिसमैच, ये जितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो जितने आपको एरर्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रेव एरर्स होते हैं। आप चीज़ को पहले समझिए। आपको जब आप फील्ड में इनरोल करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, चल जाएगा और कल को अगर उसका डेटाबेस मैंने निकाला तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप इस सीरियसनेस को समझो। आप 136 करोड़ पॉपुलेशन का अगर आप बोलोगे कि इसका ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं चल जाएगा, कभी कभी चल भी जाता है, शायद हमसे मिस्टेक हो जाती है या जो आपका सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता उससे मिस हो जाती है, शायद कभी कभी निकल जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के आधार ना बने जिसमें कि या तो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट अटैच है या फिर कोई एरर किया हुआ है। इंटेंशनल हो नॉन इंटेंशनल हो डजेंट मैटर, बट गलत आधार अपडेट या इनरोल नहीं होना चाहिए। पता है ना आपको कि आधार को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, पता सबको? आइडेंटिटी प्रूफ तो है। जहां भी आप जाते हो सब जगह आधार मांगते हैं। हम नहीं बोलते कि आप आधार को सब जगह वैलिड मानो, बट वो आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई आंसर बता सकता है? नहीं, बायोमेट्रिक तो है। बायोमेट्रिक तो ऐसे भी आप कहीं जाओगे तो वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेसी पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने अगर HOA बेस्ड इनरोलमेंट करवाने के लिए मैं आया हूं, ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंट रहता है, मैं HOF उसका इनरोल करवाने आया हूं, क्या आप आधार उसका वेरीफाई करते हो कि ये लेटेस्ट है या पुराना है? कोई करता है? कैसे करोगे? वेरीफाई आधार डिसेबल हुआ बट आप नहीं कर पाते हो ना अभी। अगर वो हो सकता है कि किसी पुराने एड्रेस पे वो अपना आधार लेके आ रहा है, आप उसी आधार पे HOA बेस्ड इनरोलमेंट कर दोगे। शायद हो सकता है उस एड्रेस पे वो रेसिडेंट रहता भी ना हो, लेकिन किसी और का आधार उस एड्रेस पे बन गया। और HOF तो हमने कभी एज लिमिटेशन पे नहीं लगाया, HOF तो कोई भी कर सकता है। आप चीजों को सीरियसनेस को समझो। जो एक छोटा सा गैप है जिसके लिए हमने रेसिडेंट को बोला है कि नहीं ये एक फैसिलिटी हमें रेसिडेंट को देनी है, उस फैसिलिटी का कहीं गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इसी तरीके से होता है। आपके पास कोई आधार लेके आता है, आपको पता ही नहीं होता वो अपडेटेड है, पुराना है, कितने साल पुराना है, फर्स्ट आधार है, और आप उसमें देखकर मैन्युअली उसका एड्रेस इनपुट कर देते हो। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड पे इनरोलमेंट हो गई, वो हेड ऑफ द फैमिली उस एड्रेस पे रहता है नहीं रहता है मुझे नहीं पता, बट किसी और का आधार उस पे बन गया, बन जाता है ना, ऐसी यही प्रोसेस है ना। तो ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो न्यू इनरोलमेंट्स है उस पर स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट जहां पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक्स है या ओवरराइटिंग किया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये नहीं कि हाँ बहुत दूर से आए हैं तो उनका कर देते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो उनके साथ साथ आप भी जाओगे, फंसोगे साथ में। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करना है न्यू एनरोलमेंट में कि किसी को भी ऐसा फील हो कि नहीं आधार ये गलत बन गया है, हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, उसका तो लिमिट ऑलरेडी एक्सीड कर गया, अब वो हर एक रीजनल ऑफिस घूम रहा है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का एक ही लिमिट था, वो भी मैंने अपडेट करवा लिया है क्योंकि एनरोलमेंट ऑपरेटर की गलती थी, अब हम क्या करें। और एक्सेप्शन हैंडलिंग इज लिटरली एन एक्सेप्शन प्रोसेस, बहुत हेडेक है और इतने आसानी से आधार नहीं बनता। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि एक्सेप्शन प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और इतने आसानी से कोई भी रीजनल ऑफिस उसको अप्रूव नहीं करते। जो आप नेम चेंज या किसी के फादर्स का नेम को पिक कर लेते हो, किसी के मिडिल नेम पिक कर लेते हो, और कोई भी एक पीओआई डॉक्यूमेंट लगाता है जिसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, और वो उस रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वजह से आप उसका पीओआई मान के उसका नेम अपडेट कर देते हो। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे एक सर्विस है, मैं एक सर्विस दे रहा हूं और उस सर्विस देने के बाद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक उसका सही आधार नहीं बनता। ये देख लीजिए, अगर आप लोग के पास फोन है आप इसका फोटो खींच लीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जो आपका इंफॉर्मेशन है कि DOE 1 क्या होता है, DOE 2 क्या होता है, बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक एरर 2 क्या होता है। ये सारे एरर्स का आप एक फोटो खींच लो, अपने पास रेफरेंस के लिए आप रख लो। ये एरर कैटेगराइजेशन है जिसमें आप जिस भी एरर में आप जैसे मार्क होगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ये कुछ कॉमन सिनेरियोज है, शायद आपको ऊपर से या पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। ये DOE 1 के कुछ सिनेरियोज हैं, DOE 2 के कुछ सिनेरियोज हैं। DOE 1 में आपका फ्रॉडुलेंट आता है, मिसिंग आता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एरर होते हैं। DOE 2 में आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट आता है, डेमोग्राफिक एरर आता है एंड पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। DOE 1 मार्क होते ही आपको पता है किस तरह की पेनल्टी होती है। DOE 2 में थोड़ा सा कम पेनल्टी है बट उसमें भी पेनल्टी है। तो ये जो सिनेरियोज है, इस सिनेरियोज में हम आपका डेटा क्वालिटी चेक करते हैं। रिसेंटली एनरोलमेंट ऑपरेटर गाइडलाइंस, उसके साथ साथ QC मैनुअल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट दोनों ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिनेरियोज आ रहे हैं, हमें जो फील्ड से जो इनपुट मिल रहा है उसमें ऐसे ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं कि जिसमें लोग इजीली बहुत कुछ कर लेते हैं, और कल को हमें पता चलता है तब जब कोई ग्रीवेंस आता है, कोई इशू रेज करता है, कोई मिनिस्ट्री से कोई कॉल करता है कि नहीं भाई आपने तो ऐसा रूल बनाया, इसकी वजह से ऐसा आधार अपडेट हो गया। एक का क्वेश्चन था शायद फुल नेम चेंज का। फुल नेम चेंज पे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। हमने बोला फुल नेम चेंज हम गैजेट नोटिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे अलोंग विथ ओल्ड नेम POI डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स। यही है, यस और नो? अब पुराने नेम के POI डॉक्यूमेंट में गैजेट आपका ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना? क्यों? हमने तो कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमने क्या लिखा है? फुल नेम चेंज के लिए हमें एक गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए जो कि नए नाम का होगा। पुराने नेम का हमें कोई एक POI डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसका फोटोग्राफ होगा। यही मांगा ना हमने। पुराने नेम का तो आपका स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी कोई लेके आ सकता है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम हो गई। हमने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, फिर किसी ने एक लूप होल निकाला और फिर वो ऐसे इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए उसने। आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट पुराने नेम का POI डॉक्यूमेंट आप नहीं लेंगे।
उसको छोड़ के लिस्ट में जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ओल्ड नेम का पीओआई डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं होगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे फर्स्ट में है जेंडर फोटो मिसमैच। इनरोलमेंट ऑपरेटर ने गलती से या इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, आई डोंट नो, हमें नहीं पता चलता कि वो जानबूझ के कर रहा है या गलती से हो गई है, बट यहाँ पे फोटो किसी मेल का है और वहां पे इनपुट मेरे पास मैसेज आया फीमेल। हम इसको क्या करें? हम अगर इसको DOE 1 में मार्क करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे, पेनलाइज हो जाओगे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दो, हमें वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर जेंडर फोटो मिसमैच है देन दिस इज अ DOE 1, दिस इज अ ग्रेव एरर। सेकेंड है एज फोटो मिसमैच। यहाँ पे जो फीमेल है उनका फोटो देख के लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स होगा मैक्स। एज जो मेरे पास आया है वो है 81 ईयर्स। तो आपको लगता है कि आप गलतियां नहीं करते हो, मैं बस आपको सिनेरियोज दिखा रहा हूं कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और मुझे कोई बोलता नहीं कि आप इतने रिजेक्शन क्यों करते हो। आई एम फोर्स्ड टू डू सो। मैं क्या करूं ये सब सिनेरियोज का, कैसे पास करूं मैं इसको? आई नो कि आप भी एक इकोसिस्टम पार्टनर का हिस्सा हो, आपके बिना आधार नहीं चलेगा, आई नो, बट अगर ऐसे सिनेरियोज मेरे पास आता है तो मुझे वो रिजेक्ट ही करेंगे, वो भी DOE 1 में। थर्ड है आपका फोटो ऑफ फोटो। सी अब क्लियर देखो, फोटो ऑफ फोटो खींचा हुआ, रिफ्लेक्शन आ रही है फोटो की। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ह्यूमन फोटो मिसिंग, देखो कुछ भी फोटो डाला हुआ है वहां पे। अगर इस पे आधार बन जाता है तो फिर से कल को वही होगा कि हनुमान जी का फोटो आधार बन गया, भगवान का आधार बन गया, किसी और का आधार बन गया, फिर आप हंसोगे बोल के ये कि देखो किसी का भी आधार बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ही गलती करते हैं। वो शायद हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और आपने उसको हमें फोर्सफुली भेजा कि आप इसको देखो, हमसे मिस हो गया और वो जनरेट हो गया। अब ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये किसी ने फोटो और POB टैब में बर्थ सर्टिफिकेट दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो रेड से सर्कल किया हुआ है वहां पे किसी ने मशीन से टाइप करके ओवरराइट किया हुआ है। शायद आप उस रेसिडेंट को जानते होंगे, आप उसको जानते हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है। हमें क्या पता कि वो रेसिडेंट कौन है और वो फ्रॉड करना चाह रहा है कि वो सही करना चाह रहा है। अगर हमने इसको पास किया तो हमारे रेपोजिटरी में यही डॉक्यूमेंट स्टोर होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन किया तो बोला कैसे इनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके, कैसे QC की टीम है आपकी जो ऐसे पास कर देते हैं। अगर कहीं ओवरराइटिंग है तो आप रेसिडेंट को बोलिए कि जिस डॉक्यूमेंट को आप लेकर आए हैं उसके जो ऑथराइज्ड जो आपके एडवाइजरी हैं वो वहां पे साइन कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई भी लिख देगा कहीं पे तो हम उसको क्या पता चलेगा वो वेरीफाइड है या नहीं है। वाइटनर यूज्ड इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है? कितना महंगा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना? फ्री है ना वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिए। वाइटनर क्यों लगाना? और उसको आप एक्सेप्ट भी क्यों करते, क्यों भेजते हैं हमारे पास? सर्टिफाइड डिटेल्स में पूरा ओवरराइटिंग करके दोबारा लिखा हुआ है। सेम एरर्स, वाइटनर, ये POR डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये देखो क्या है, ये आधार बनवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप ये देखो, आपने सिलेक्ट किया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या है? कोई पब्लिक माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है
और ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव्ड लिस्ट में हम मानते भी नहीं है इसको। आप उसको भेज देते हो कि शायद कोई पास कर दे या चला देगा इसको। आधार में आधार भी देते हैं आप। मैं आधार का एड्रेस देके आधार का एड्रेस कैसे अपडेट करूं? अब देखिए ये एक वैलिड केस है, मैंने इसको क्यों रखा है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है बच्चे का, उसमें उसका नामकरण नहीं होता, और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आरजीआई इशू करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उस समय नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि उस जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। इसलिए कि कल को अगर आपका नाम हो जाता है, नामकरण कर दिया जाता है, तो आप आके अपडेट करवा लीजिए। इन्होंने क्या किया, खुद से ही नामकरण करके लिख दिया और वो आपने स्कैन करके भेज दिया। आपको भी लगा कि हाँ सही है, यही तो नाम है, भेज दो। अब आप किसी का यूपीआई पेमेंट करोगे, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से निकाल के स्क्रीनशॉट भेज दोगे आप, और कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो आई डोंट नो।